हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये चैप्टर है असंक्रामक रोग। तो देखिए जो शरीर के विभिन्न अंग हैं उनमें जो असंक्रामक रोग होते हैं, देखिए जैसे पहला दिया हुआ है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क में असंक्रामक रोगों से संबंधित बहुत सारे देखिए फैक्ट दिए गए हैं, इनको पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए आंखों से संबंधित बहुत सारे जो असंक्रामक रोग होते हैं उनसे संबंधित फैक्ट दिए गए हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए हृदय है, फेफड़े हैं, दांत हैं, मतलब शरीर के जितने भी अंग हैं जिनमें असंक्रामक जो रोग होते हैं उन सारे पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग का पहला इसमें होगा मस्तिष्क से संबंधित। तो देखिए मस्तिष्क में पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो सेरेब्रल पाल्सी है, कह रहा है ये एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः किस में पाया जाता है, तो ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में कह रहा है जो अल्जाइमर है, अल्जाइमर रोग में कह रहा है मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगले में कह रहा है हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग जो अल्जाइमर है उसको उत्पन्न करता है। इस प्रोटीन का हमको नाम बताना है। तो देखिए इस प्रोटीन का नाम है बीटा एमिलाइड व्हिस्कर प्रोटीन, तो ये इस प्रोटीन का नाम है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन सा जो मस्तिष्क का एक अपक्षयी विकार है और कई स्थितियों में से ये एक है जो मनोभ्रंश का कारण बनता है, मानसिक कार्यों का एक प्रगतिशील पतन होता है, इसमें स्मृति हानि होती है और भ्रम के परिणाम स्वरूप ये उत्पन्न होता है। तो इसके ये मतलब इस बीमारी का हमको नाम बताना है जिनमें ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो इसका नाम है अल्जाइमर। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन सा एक अलिंग सूत्री अव्यवस्था है, तो ये है अल्जाइमर। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो पार्किंसन बीमारी है इसके उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था ऑर्बिट कॉल्सन को। कब दिया गया था, तो 2000 में इनको दिया गया था। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ब्रेन की बीमारी है इसको किससे पहचाना जाता है, तो देखिए जो ईईजी होता है उसी से ब्रेन की बीमारियों को पहचाना जाता है। अगले में कह रहा है जो ईईजी है ये किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट करता है, तो ये मस्तिष्क से संबंधित जो कार्यप्रणालियाँ हैं उन्हीं की ये जांच करता है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी किया जाता है, तो जो मस्तिष्क है उसकी जो क्रियाविधि होती है उसी को रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी जो किया जाता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो ईईजी है इसका फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी, ये इसका फुल फॉर्म है। जो कह रहा है ईईजी है ये किसकी निगरानी के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो मस्तिष्क की निगरानी से किया जाता है। अगले में कह रहा है माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका नाम है सुमेट्रिकटैन। क्या नाम है इसका, सुमेट्रिकटैन इसका नाम है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है मनुष्यों के कह रहा है मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में से सबसे कम सुप्रभावी अंग कौन सा है, तो ये है मस्तिष्क। अगले में कह रहा है किससे अक्सर सदमे के उपचार जिसको हम लोग शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं उसके रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों की राहत प्रदान करने के लिए उद्वेग विद्युत रोगियों में लगाया जाता है, तो ये होता है ईसीटी। ईसीटी का फुल फॉर्म जान लीजिए। तो देखिए जो ईसीटी होता है उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी, ये इसका फुल फॉर्म है। अब अगला देखिए जो आँख से संबंधित असंक्रामक रोग हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि मानव आँखों की पुतली जिस एल्केलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वो कौन सा है, तो उसका नाम है एट्रोपिन एल्केलाइड। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मनुष्य की आँख में प्रकाश जो तरंगे होती हैं किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं, तो ये होता है अक्षपट जिसको रेटिना कहा जाता है। अगले में कह रहा है जो रेटिना है किसकी अपवृद्धि है, तो ये अग्र मस्तिष्क जो पश्चिम का पोर्शन होता है उसी की ये अभिवृद्धि है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है आँख के किस भाग में अंध बिंदु या जिसको पीत बिंदु कहते हैं पाए जाते हैं, जो दृष्टिपटल होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अगले में कह रहा है जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है सामान्य रूप से किससे बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं हाइड्रोजेल से। किससे बनाए जाते हैं, हाइड्रोजेल से ये बनाए जाते हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है कह रहा है किसका उपचार इससे किया जाता है, तो इससे किया जाता है आँखों का उपचार। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो जीरो फ्लैथीमिया रोग है, ध्यान दीजिएगा, जो जीरो फ्लैथीमिया रोग है कह रहा है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें जो नेत्र होता है, नेत्र में क्या होता है सूखापन आ जाता है, तो इसी को जीरो फ्लैथीमिया कहते हैं।
अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो जरा दूरदर्शिता होती है इसको सही करने के लिए आमतौर पर किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो इसमें द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं, जिसको बायोफोकल लेंस भी कहते हैं। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित, जिसको ट्रांसप्लांट कहते हैं, किया जाता है? तो ये कार्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगले में कह रहा है, किस चिकित्सीय स्थिति में आंख की जो प्रकाशित तंत्रिका है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ साथ स्थिति बिगड़ती जाती है? तो ये होता है ग्लूकोमा। याद रखिएगा, इनडायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ग्लूकोमा है वो किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो ये आंख से संबंधित बीमारी है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी होता है? तो ये होता है आँख। अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर कि सबसे कम सुप्रभावी कौन सा है, तो वो है मस्तिष्क, और सबसे ज़्यादा कह रहा है सुप्रभावी है, तो ये होती है आँख। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो अविंदुकता बीमारी है वो किसकी बीमारी है? तो ये आँखों से संबंधित बीमारी है। अगले में कह रहा है, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का कौन सा रोग हो जाता है? तो इसी को मोतियाबिंद कहते हैं। याद रखिएगा, जब जो आँख का लेंस होता है वो अपारदर्शी हो जाता है तो इससे मोतियाबिंद बीमारी हो जाती है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है कि जो मोतियाबिंद है इसके द्वारा मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इसमें आँख का लेंस प्रभावित होता है। अगले में कह रहा है, मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो यूज किया जाता है लेटनोप्रोस्ट। याद रखिएगा, जो लेटनोप्रोस्ट है वो दवा है मोतियाबिंद के इलाज के लिए। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, किसे चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता? तो जो मोतियाबिंद है उसको चश्मे से ठीक नहीं किया जाता। अगले में कह रहा है, जो मायोपिया है किस अंग का रोग है? तो ये नेत्र से संबंधित रोग है। अगले में कह रहा है, मायोपिया से क्या समस्या होती है? तो देखिए, जो दूर स्थित वस्तु रहती हैं इनको देखने की समस्या उत्पन्न होती है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है, जो निकट दृष्टि दोष है जिसको मायोपिया कहते हैं, याद रखिएगा मायोपिया कहा जाए या इसी को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें कह रहा है, जो मायोपिया हो जाता है जिसमें वो वाला व्यक्ति देख सकता है, तो ये नज़दीक की जो स्थित वस्तु रहेगी उसको स्पष्ट रूप से देख लेगा, लेकिन जो दूर की वस्तु रहेगी उसको देख नहीं पाएगा। अगले में कह रहा है, जो निकट दृष्टि दोष है इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस का अगर यूज किया जाएगा तो इससे जो निकट दृष्टि दोष है वो ठीक हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगले में क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दूरदृष्टि दोष है उसका कारण क्या है? तो देखिए, इसमें कारण ये होता है कि जो अभिनेत्र लेंस होता है इसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है, जिससे दूरदृष्टि दोष हो जाता है। अगले में कह रहा है, जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है उसको क्या कठिनाइयाँ होती हैं? तो इसको पास की वस्तुएं स्पष्ट देखने में दिक्कत होती है, मतलब दूर की वस्तुएं तो वो देख लेगा लेकिन जो पास की वस्तुएं हैं उसको स्पष्ट ये नहीं देख पाएगा। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, जो दूरदृष्टि दोष है इससे जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पर बनता है? तो इसमें देखिए रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। अगले में कह रहा है, हाइपरमाइट्रोपिया जिसको हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं इसको कैसे दूर किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस का यूज करके इसको दूर किया जा सकता है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है, आँख का जो सुग्राह्यता है वो किन रंगों के लिए सबसे अधिक होती है? तो देखिए, पीले और हरे रंगों के लिए सबसे ज़्यादा होती है। अगले में कह रहा है, राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सीय यंत्र है? तो ये नाक का यूज, मतलब जो नाक है उस अंग की जांच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नाम है इसका राइनोस्कोप। अगला देखिए, अगले ही में क्वेश्चन में कह रहा है, जो कान के पर्दे होते हैं उनकी जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं ऑटोस्कोप। याद रखिएगा, ऑटोस्कोप जो है वो कान के पर्दे की जांच करता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है? तो देखिए, अब हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये होता है पोटेशियम। अगले में कह रहा है, पोटेशियम अल्पता से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है निम्न रक्तचाप। अगले में कह रहा है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? तो ये हृदय घात से है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, जो बीटा है, बीटा ब्लॉकर जो है किसके बचाव की एक प्रमुख औषधि है? तो यह हृदयाघात के, मतलब जो हृदयाघात हो जाता है उसके बचाव के लिए इस औषधि का यूज किया जाता है। अब देखिए, हृदयाघात का सही कुछ क्रम दिया गया है, इस क्रम को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला इसमें ये बताया जा रहा है कि जो तंतु ऊतक होते हैं उनसे कह रहा है चकते और कोलेस्ट्रॉल पहले उसमें बनते हैं। जो तंतु ऊतक होते हैं उससे चकते और कोलेस्ट्रॉल बनते हैं। इसके बाद दूसरा इसमें देखिए होता है, हृदय धमनियों में जो होते हैं रक्त के थक्कों का पहुंचना हो जाता है। उसके बाद होता है, जो वहिकाएं होती हैं उनके आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना होता है, और रक्त और जो ऑक्सीजन होता है उसकी आपूर्ति क्या होती है? अपर्याप्त हो जाती है। तो इसी वजह से देखिए, जो ये चारों रीजन दिए गए हैं इन्हीं की वजह से हृदयाघात होता है। मतलब एक तरह से इसका ये प्रोसेस है, मतलब पहले ये होगा फिर ये होगा इसके बाद ये होगा, और जब ऑक्सीजन जो होता है रक्त में
वो अपर्याप्त मात्रा में पहुँचने लगती है, तो इससे क्या होता है, हृदयाघात जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है अस्पताल के, देखिए कह रहा है अस्पताल के किस विभाग को कैथ लैब होती है। ध्यान दीजिए, कह रहा है किस विभाग में कैथ लैब होती है। तो देखिए जो कार्डियोलॉजी विभाग होता है, जिसको हम लोग हृदय रोग से संबंधित विभाग कहते हैं, वहाँ पे कैथ लैब होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कैथ लैब क्या है, तो हृदय से संबंधित बीमारियों का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है या उनका इलाज किया जाता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है, तो ये इसमें हृदय रोग का उपचार किया जाता है। अगले में कह रहा है कोरोनरी जो धमनी है, बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिकाएं ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती हैं वो होती हैं। तो देखिए वो पाँव से ली गई सिराएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, वो क्या है, वो पाँव से ली गई सिराएं होती हैं, जिनको हम लोग शेफनस ब्रेन भी कहते हैं। दूसरे देखिए, दूसरे में कह रहा है अग्रहस्त ली गई धमनियाँ होती हैं, जिसको हम लोग रेडियल धमनी कहते हैं। अगला है सीने या छाती के वक्षस्थल से ली गई धमनियाँ होती हैं, जिनको हम लोग मेमरी धमनी भी कहते हैं। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या है। तो देखिए जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक एस्टेरॉयड है, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो कोलेस्ट्रॉल है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये जंतु वसा में उपस्थित वशीय एल्कोहल होता है, यहीं पर ये पाया जाता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो कोलेस्ट्रॉल है इसका अगर असामान्य स्तर हो जाता है तो इससे क्या होता है, तो इससे देखिए धमनियों का कठोर हो जाना होता है। मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो इससे जो धमनियाँ होती हैं उससे कठोर हो जाती हैं। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्यों समझा जाता है। कह रहा है इसका कितना स्तर कम करता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये होता है, ये कह रहा है किसका स्तर कम कर देता है, तो ये कर देता है एसडीएल का स्तर कम कर देता है। मतलब जो कोलेस्ट्रॉल है ये कह रहा है जो ट्रांस वसा है वो कह रहा है किसका स्तर कम कर देता है, तो ये एसडीएल का स्तर कम कर देता है। अब एसडीएल क्या है, तो ये है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसी का लिपोप्रोटीन है ये, इसी का ये स्तर कम कर देता है। मतलब ट्रांस वसा अगर यूज मतलब खाएंगे या शरीर हमारा कंज्यूम करेगा तो इससे एसडीएल का जो स्तर होता है वो कम हो जाता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कौन सा जो वनस्पति तेल है हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है, तो यह है सूरजमुखी का तेल। अगले में कह रहा है जो चिकित्सक होते हैं परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि जो तेल होते हैं उसमें असंतृप्त वसाएं पाई जाती हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ पर हुआ था, तो यह हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हृदय का पहला जो प्रतिस्थापन है किसके द्वारा किया गया था, यह किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अगले में कह रहा है जो गति प्रेरक होता है उसका क्या कार्य होता है, यह हृदय स्पंदन को सामंजित करता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो पेस मेकर होता है को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको एस ए नोड्स, ध्यान दीजिएगा जो एस ए नोड्स है ये पेस मेकर का नाम है। अब एस ए नोड का फुल फॉर्म जान लीजिए, तो देखिए एस ए का मतलब होता है साइनो एट्रियल नोड्स, ये इसका फुल फॉर्म है पेस मेकर का। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो जारवी का सेवन है ये है क्या, तो ये एक कृत्रिम हृदय है। अगले में कह रहा है जो कृत्रिम हृदय है इसका आविष्कार किसने किया था, यह किया था पॉल बिचेल ने। किसने किया था, पॉल बिचेल ने किया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या दिया हुआ है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि रुधिर को पतला करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है वारफेरिन। क्या नाम है इसका, वारफेरिन इसका नाम है। अगले में कह रहा है किस दवा का प्रयोग उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए किया जाता है, तो इसका नाम है हाइड्रोलॉजिन। क्या नाम है, हाइड्रोलॉजिन इसका नाम है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन सी दवा है जो हृदय के कार्य को धीमा करती है और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो इसका नाम है बीटा ब्लॉकर। क्या नाम है इसका, बीटा ब्लॉकर इसका नाम है। अब दूसरा इसमें अगला पॉइंट है फेफड़ों से संबंधित, इनको देख लेते हैं। तो देखिए पहला इसमें ये कह रहा है कि न्यूमोकोनियोसिस जो है उससे मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये होता है फेफड़ा। अगले में कह रहा है फुफ्फुस जो धूलिमयता है होती है जिसको हम लोग न्यूमोनियोसिस कहते हैं, इससे कह रहा है वो श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कहाँ पर कार्य करते हैं, तो जो कोयला के खदानों में काम करते हैं, जो कोयला खनन से संबंधित कार्य करते हैं उनको फुफ्फुस धूलिमयता जिसको हम लोग न्यूमोकोनियोसिस बीमारी कहते हैं, ये बीमारी उनको हो जाती है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो सिलिकोसिस है ये किसकी बीमारी है, तो ये फेफड़ों की बीमारी है। अगले में कह रहा है एम्फाइजीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरण प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होती है और इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो यह है फुफ्फुस जिसको हम लोग फेफड़े कहते हैं।
अब अगला है दांत से संबंधित देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन में पॉइंट ये कह रहा है कि दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है। तो देखिए अगर 5.5 से जो पीएच वैल्यू है मुंह की कम हो जाती है तो दांतों का जो क्षय होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अगले में कह रहा है फ्लोरीन की कमी के कारण क्या होता है, तो दांतों का क्षय हो जाता है। मतलब जो दांतों का क्षय होता है वो फ्लोरीन जो होता है उसकी कमी के कारण ये स्टार्ट होता है। अगले में कह रहा है पीने के जो पानी होते हैं उनमें फ्लोराइड की अगर अधिक मात्रा मिल जाती है तो उससे क्या बनता है। तो देखिए इसमें दांत जो होते हैं वो चित्तीदार हो जाते हैं। अगले में कह रहा है जो दांत के एनिमल होते हैं, जो सबसे कड़ा भाग होता है शरीर का, इसमें कह रहा है इसका कार्बोरन होने का क्या कारण है। तो देखिए अगर पानी में फ्लोराइड मिल जाएंगे, उनकी अगर अधिकता है, मतलब पानी में फ्लोराइड की अधिकता है, तो जो दांत के एनिमल होते हैं उनका कार्बोरन हो जाता है। अब अगला देखिए, अगला है यकृत से रिलेटेड दिए गए हैं कुछ पॉइंट, उनको देख लेते हैं। तो देखिए पहले इसमें ये कह रहा है कि पीलिया में कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है। तो जो यकृत है वो पीलिया, मतलब जो पीलिया रोग होता है वो यकृत को प्रभावित करता है। अगले में कह रहा है कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है, तो ये है पीलिया। अगले में कह रहा है मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग हो जाता है, तो यकृत का इसमें शोषण रोग हो जाता है। मतलब यकृत का जो शोषण रोग होता है वो मदिरा के अतिसेवन के कारण होता है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है सिरोसिस रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ये जिसको हम लोग जिगर या लीवर यकृत ये तीनों एक ही हैं, इसी को ये प्रभावित करता है। मतलब जो सिरोसिस रोग है वो लीवर को प्रभावित करता है। अब अगला इसी में टॉपिक है वृक्ष से संबंधित, इनको देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लंबे समय तक उपवास रखने से सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। ये जो गुर्दे होते हैं जिनको वृक्क कहा जाता है, इन्हीं पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ता है। अगले में कह रहा है यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को किस एक अंग में फेल हो जाने की पीड़ित हो जाने की आशंका है या संभावना है। तो इसको है वृक्क जो है उसमें खराबी होने की आशंका है। मतलब अगर मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो इसमें ये संभावना हो सकती है कि जो वृक्क है वो काम कम कर रहा है या उसके फेल होने की संभावना है। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है कि जो ब्राइटस रोग है शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो ये गुर्दे को प्रभावित करता है। अगले में कह रहा है लिथोट्रिप्सी जो है वो क्या है, तो ये गुर्दा जिसको हम लोग पित्ताशय मूत्राशय की थैली कहते हैं कि पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। तो ध्यान दीजिए, जो अगर गुर्दे में जिसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं या मूत्राशय की थैली कहते हैं, इसमें अगर जो पथरी पड़ जाती है तो पथरी को किरणों द्वारा, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं एक्सरेज या बहुत सारी जो किरणें आती हैं वो बिना ऑपरेशन किए हुए उस पथरी को तोड़ देती हैं। तो इसी को लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। अब अगला देखिए, अगला है मधुमेह से संबंधित, जिसको डायबिटीज़ कहा जाता है। तो देखिए इसमें पहला ये कह रहा है कि किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है। तो ये अग्नाशय की जो कुसंक्रिया है इसी के कारण अग्नाशय रोग होता है। अगले में कह रहा है रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड जो हीमोग्लोबिन है जिसको HbA1c कहते हैं, इसका मापन किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है। तो ये है मधुमेह के मापन के लिए लाभदायक है। अब अगला देखिए, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले में कह रहा है कौन कौन से मधुमेह से संबंधित है जो प्रौढ़ का एक सामान्य रोग है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें रक्त में शर्करा का उच्च स्तर पाया जाता है और रक्त में जो इंसुलिन होता है उसकी निम्न मात्रा पाई जाती है। मतलब जो इंसुलिन निकालने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, इससे रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और इसी को मधुमेह कहते हैं। अब अगला देखिए, अगले में क्या कह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है किसके बीज जो होते हैं मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर जो है सामान्य रखने में लाभ पहुंचाते हैं। तो जो मेथी के बीज होते हैं ये काफ़ी इसके लिए हेल्पफुल होते हैं। अगले में कह रहा है कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो ये है मधुमेह। अगले में कह रहा है मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, यह किया था FG वेंटिंग ने। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा रोग एक संक्रामक रोग नहीं है, तो ये है मधुमेह। अगला देखिए, अगले में कह रहा है ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। कह रहा है किस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता एक दवा के रूप में भी कार्य करता है। तो देखिए जो मधुमेह है या जिसको डायबिटीज़ कहते हैं उसमें जो करी पत्ता होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, मतलब उसको दूर करने में ये काफ़ी प्रभावी होता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस दवा का प्रयोग मधुमेह रोगी जो होते हैं वो दवा के रूप में किया जाता है। तो इस दवा का नाम है मेटमॉर्फिन। ध्यान दीजिएगा, जो मेटमॉर्फिन है वो मधुमेह की दवा है। अगले में कह रहा है इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का इलाज किया जाता है, तो ये किया जाता है मधुमेह का, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। अगले में कह रहा है कौन सा दिन जो है डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो जो 14 नवंबर है उस दिन डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है। अब अस्थि रोग से संबंधित देख लेते हैं। तो देखिए पहला इसमें ये कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है।
तो जो हड्डियाँ होती हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। मतलब इसमें क्या होता है, तो इसमें हड्डियाँ जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं, या जो हड्डियाँ होती हैं उनमें छिद्रनुमा संरचना बन जाती है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो बीएमडी परीक्षण है किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है जो हड्डियों को कमज़ोर करती है, इसी के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है अस्थिरंध्रता की पहचान की हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो यह है बीएमडी, जिसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है, तो ये होता है बोन मिनरल डेंसिटी। याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ पे दिया रहता है बोन मिनरल की जगह बोन मैरो डेंसिटी लिखा रहता है, तो याद रखिएगा बोन मिनरल होता है, बोन मैरो नहीं होता। तो ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है गठिया एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है, तो ये जोड़ों को प्रभावित करती है। अगले में कह रहा है रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता किसका लक्षण है, तो ये गठिया रोग हो जाता है। मतलब अगर रक्त में जो यूरिक अम्ल है उनकी अधिकता हो रही है तो इससे गठिया रोग हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जिसको अर्थराइटिस कहते हैं, याद रखिएगा गठिया को ही अर्थराइटिस कहा जाता है। ये कह रहा है जो गठिया रोग होता है किसके जमाव से होता है, तो यूरिक अम्ल के जमाव से ये होता है। अगले में कह रहा है बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है वो कौन सी बीमारी है, तो ये है गठिया, या इसे को गाउट भी कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है बायोलॉजिकल रिसफ्रेंसिंग एक आधुनिक जो है वो शल्य तकनीकी है जिसके द्वारा किसका उपचार करते हैं, तो देखिए जो इसमें घुटने के जोड़ होते हैं इनका इलाज होता है, जो कंधे के जोड़ होते हैं इनका इलाज होता है, नितंब जो होते हैं इनके जोड़ का इलाज होता है, और जो एड़ी के जोड़ होते हैं इनका इलाज इससे होता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्रोप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय क्या होता है, कि कहा जाता है कि उसे कौन सा पक्षाघात हो गया है। तो देखिए इसमें दोनों हाथों तथा दोनों पैरों को अगर पक्षाघात हो गया है तो डॉक्टर लोग इसी को कहते हैं टेट्राप्लेजिया। याद रखिएगा, टेट्राप्लेजिया इसी को कहा जाता है। मतलब जो दोनों हाथ हैं और दोनों पैर हैं वो क्या हो गए हैं, वो पक्षाघात या जिसी को कहते हैं लकवा मार गया है, ये उसी को कहा जाता है। अब अगला देखिए, अगले में क्या दिया हुआ है। अब अगला देखिए, जो कैंसर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहला इसमें ये कह रहा है शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं। तो देखिए जो कैंसर तब होता है, देखिए इसमें बताया गया है कि जो सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होता है, इससे क्या होता है, इससे जो स्वस्थ सेल होते हैं उनका दम घुटना और अंततः इससे मृत्यु हो जाती है, तो इसी को कैंसर कहा जाता है। जो सेल होते हैं उन सेलों में दम घुटता है और जो सेल होते हैं ये डेथ हो जाती हैं, तो इसी को कैंसर कहा जाता है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो ओंकोजीन है वो किससे संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा जो ओंकोजीन है वो कर्क रोग या जिसको कैंसर कहा जाता है इससे ये संबंधित है। अगले में कह रहा है ल्यूकेमिया किस प्रकार का कैंसर है जिसकी कह रहा है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है। मतलब ल्यूकीमिया एक कैंसर है, इसमें जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या में लगातार वृद्धि होती है, इसी को ल्यूकीमिया कहा जाता है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो ल्यूकीमिया है एक मानव रोग है जो किन कोशिकाओं को प्रभावित करता है, तो ये सफ़ेद रक्त जो कोशिकाएं होती हैं जिनको हम लोग WBCs कहते हैं उनको ये प्रभावित करता है। अगले में कह रहा है मीजोथैलेमिया कैंसर का एक प्रकार है, इसमें प्रभावित होने वाला सबसे सामान्य अंग कौन सा है, तो ये है फेफड़ा। अगले में कह रहा है कार्सिनोस्टेन रसायनों में कौन सा रोग होता है, मतलब जो कार्सिनोस रसायन है उनसे कौन सा रोग होता है, तो ये होता है कैंसर। अगला देखिए, अगले में कह रहा है अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें रक्त या जो लसीका तंत्र है उनमें कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं, तो इसी को अपरूपांतरण कहते हैं। अब अगला देखिए, अगला है इसमें कह रहा है जो कीमोथेरेपी पद्धति है इससे किसका उपचार किया जाता है, तो इससे कैंसर का उपचार किया जाता है। याद रखिएगा जो कीमोथेरेपी है उससे कैंसर का इलाज किया जाता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उससे दिखाना चाहिए, तो इसको कैंसर विशेषज्ञ जिसको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, याद रखिएगा ऑन्कोलॉजिस्ट क्या है, तो ये कैंसर विशेषज्ञ हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कैंसर से ऊतकों की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो इसको कहते हैं बायोप्सी। याद रखिएगा जो बायोप्सी है वो क्या है, तो वो कैंसर से ऊतकों की जांच के लिए एक परीक्षण है। अगले में कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन किरण है चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा किसका उपचार होता है, तो ये विशेष प्रकार के जो कैंसर होते हैं उनका इसमें उपचार किया जाता है। अगले में कह रहा है तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर कौन सा जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा जिसका उपचार भी करता है, तो ये होता है आयनीय, ध्यान दीजिएगा आयनीय विकिरण इसका उपचार करता है। अगले में कह रहा है सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु कौन सा उपचार नवीनतम है, तो ये है तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा जिसको हम लोग IMRT, ध्यान दीजिएगा
IMRT इसको कहा जाता है। ये क्या है? ये सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु एक उपाय है जो अभी नवीनतम विकसित किया गया है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, एक एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का ये रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत की घाट उतर जाते हैं, पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हुए हैं और इनके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया है। लगता है कि इसके विरुद्ध नई खोजें श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही हैं। तो ये बात चल रही है कैंसर के बारे में। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो इंटरफेरॉन है इसका उपयोग किसके नियंत्रण के लिए होता है? तो ये गुर्दा तथा रक्त कैंसर के नियंत्रण के लिए इसका यूज़ होता है। अब अगला है रेडियोधर्मी समस्थानिक जो है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेडियोधर्मी तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है? तो ये है सोडियम 24। अगले में कह रहा है परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो ये है सोडियम 24। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है रक्त कैंसर जिसको ल्यूकीमिया कहते हैं को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है? मतलब जो कह रहा है कि जो ल्यूकीमिया है उसमें कौन से रेडियोधर्मी समस्थानिक का यूज़ करते हैं उपचार में? तो देखिए, यहाँ पे यूज होता है फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है? तो देखिए, अगले में कह रहा है जो कोबाल्ट 60 है, कह रहा है आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये गामा किरणों को उत्सर्जित करता है, इसलिए इसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगले में कह रहा है ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त होने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो यह है आर्सेनिक 74। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो यह है इंफ्रारेड। अब अगला देखिए, अगले में दिया हुआ जो प्रमुख रेडियोधर्मी समस्थानिक है और उनके उपयोग कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। तो देखिए, रेडियो समस्थानिकों में पहला है सोडियम 24, इसका यूज होता है रक्त व्यतिक्रम में। दूसरा है फास्फोरस 32, इसका यूज होता है रक्त कैंसर में। कोबाल्ट 60 है, इसका भी उपयोग रक्त कैंसर में होता है। आर्सेनिक जो 74 है उसका यूज होता है ट्यूमर की पहचान में। जो आयोडीन 131 है ये थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने में या इसको निदान करने में यूज़ करते हैं। अगला है गोल्ड 198, ये कैंसर के उपचार में इसका यूज़ किया जाता है। अब अन्य रंगों जो रोग हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, अन्य रोगों में कह रहा है देखिए, पहले इसमें ये कह रहा है कि चमड़े की रंगाई के उद्योग में कार्य करने वाले कारीगरों को कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है? तो इनको त्वचा रोग हो जाता है। अगले में कह रहा है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जिसको DRDO कहते हैं, इसने लिकोशिकल, ध्यान दीजिएगा, लिकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ल्यूकोडर्मा के उपचार में। किसके उपचार में होता है? तो ल्यूकोडर्मा के उपचार में इसका यूज करते हैं। अब देखिए, अगले में कह रहा है जो ल्यूकोडर्मा है वो है क्या? तो ये एक त्वचा रोग है जो सफ़ेद दाग हैं वो त्वचाओं पर हो जाते हैं। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो सफ़ेद दाग होते हैं जिसको अभी हम लोगों ने देखा था ल्यूकोडर्मा कहते हैं, इसका इलाज किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? तो इसका नाम है ल्यूकोशिन। क्या नाम है? ल्यूकोशिन इसका नाम है। अगले में कह रहा है जो हे फीवर है वो किससे संबंधित है? तो वो एलर्जी से संबंधित है। अगले में कह रहा है किस दवा का उपयोग एलर्जी के इलाज के लिए किया जाता है? तो ये है फेक्सोफेनाइडाइन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फेक्सोफेनाइडिन, इसका नाम है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ये हो जाती है अस्थमा। अगले में कह रहा है किस दवा का प्रयोग एंटी हिस्टामिन के रूप में किया जाता है? तो ये है प्रोमेथाजाइन। क्या नाम है इसका? प्रोमेथाजाइन इसका नाम है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है कौन सी एक दवा या पदार्थ जिससे आपको आराम महसूस होता है और यह आपके शरीर के कार्य और प्रतिक्रिया को धीमे करता है? तो ये है अवसाद जिसको डिप्रेसेंट कहा जाता है। अगले में देखिए, अगले में कह रहा है स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा रोग है जिसमें लोग क्या होते हैं, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है जो स्लीप एपनिया है तो इसमें भयंकर निद्रा भी आती है और निद्रा के बीच बीच में जो श्वास होती हैं वो बाधित होती रहती हैं। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो स्लीप एपनिया है सोते समय किससे संबंधित है? तो ये खर्राटे मारने से भी संबंधित होता है। अगले में कह रहा है ओरल जो है सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? तो ये है तंबाकू युक्त गुटखा। अगले में देखिए, अगले में कह रहा है CUT का सर्वमान्य दुष्प्रभाव क्या है? तो ये है रक्तस्राव। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो कलाए खंज रोग है, कह रहा है किसकी अधिक मात्रा में खाने से होता है? तो ये जो खेसारी दाल है अगर उसका ज़्यादा यूज किया जाएगा
तो कलाई खंज नामक रोग हो जाएगा। अगले में कह रहा है सहज प्रणाली का परिवर्धन कौन सी प्रक्रिया है, तो ये प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस रोग से ग्रसित व्यक्ति अपनी जो आंखें हैं वो दान कर सकता है। तो दमे से अगर कोई ग्रसित है तो फिर भी वो अपनी आंखें दान कर सकता है। अगले में कह रहा है जब मानव शरीर के तापमान में, मानव शरीर का जो तापमान है उसमें शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 4 से 5 या 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी हो जाती है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हाइपोथर्मिया। मतलब जो टेम्परेचर है वो अगर कम हो गया तो इसको हाइपोथर्मिया कहा जाएगा। अगले में कह रहा है शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा क्या बनाती है, तो ये पथरी को बना देती है। मतलब अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे जो पथरियाँ होती हैं जिनको हम लोग किडनी स्टोन कहते हैं वो बन जाएगी। अगले में कह रहा है पथरी के गठन का कौन सा कारण नहीं है, तो अधिक पानी पीना। तो ध्यान दीजिएगा, जो अधिक पानी पीना ये पथरी के गठन का कारण नहीं होता है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है, तो ये होती है लेज़र के माध्यम से। अगले में कह रहा है धुएं से होने वाला रोग कौन सा है, ये त्वचा का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, श्वास संबंधी समस्याएं धुएं से होती हैं। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से शरीर में लुप्त हो जाता है, तो यह है सोडियम क्लोराइड। अगले में कह रहा है निर्जलित जो व्यक्ति है को क्या नहीं पीना चाहिए, तो इसको समुद्री जल नहीं पीना चाहिए। अगले में कह रहा है जो पेशी थकान है उसके लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो यह है लैक्टिक अम्ल। अगले में कह रहा है घाव से निकलने वाला सफ़ेद द्रव को क्या कहा जाता है, तो इसको मवाद या इसी को पस कहा जाता है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है किस दवा का प्रयोग वेदना से राहत के लिए किया जाता है, तो ये है इसका नाम है ट्रेमेडॉल। क्या नाम है इसका, ट्रेमेडॉल इसका नाम है। अगले में कह रहे हैं सामान्य संवेदनाहारी का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था हनाओका शिशु ने। अगले में कह रहा है जल उपचार संयंत्र में क्लोरोमाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है, तो इसमें बीज संक्रमण किया जाता है। मतलब जो क्लोरेमाइन है इसका उपयोग किया जाता है बीज संक्रमण के लिए। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है ओसीटी दवा जो है क्रोसिन किसकी दवा है, तो जो ओसीटी दवा क्रोसिन है वो कह रहा है दर्दनाशक एवं ज्वार नाशक है। अगले में कह रहा है किन दवाओं का उपयोग अपच के इलाज में किया जाता है, तो इसका नाम है अम्लत्वनाशक। अगला देखिए अगले में कह रहा है वेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति में कौन परिवर्तन, मतलब में कह रहा है जो बेरियाट्रिक सर्जरी होती है किसी व्यक्ति में कैसा परिवर्तन लाती है, तो ये पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है जो असंयम है कह रहा है इसके इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है ऑक्सोब्यूटेनिन का। किसका किया जाता है, ऑक्सीब्यूटेनिन का यूज़ किया जाता है। अगले में कह रहा है वातोत्माद जिसको हम लोग हिस्टीरिया कहते हैं रोग समानता किस वर्ग में होता है, तो ये जवान महिलाओं में होता है। अगला देखिए अगले में कह रहा है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना चाहिए कब रोक देना चाहिए, तो वो किस रोग से पीड़ित है, तो वो है बुलीमिया रोग से पीड़ित है। अगले में कह रहा है एनोस्मिया किसे कहते हैं, तो घ्राण संवेदना की अगर कमी हो गई है तो इसी को एनोस्मिया कहा जाता है। अगले में देखिए अगले में कह रहा है खुजलाने से खाज क्यों मिटती है, कह रहा है जो खुजलाने से खाज क्यों मिटती है, तो देखिए इसमें बताया गया है इसमें कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती हैं। जब ये प्रतिहिस्टीन रसायन है ज़्यादा उत्पादन इसका होने लगता है तो वहाँ पर पहुँच जाता है और इससे दाद जो होती है वो मिट जाती है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए कौन सा तेल प्रयोग करते हैं, तो इसमें पोस्त के बीज को जिसको हम लोग आर्जिमोन तेल कहते हैं ये यूज किया जाता है। अगले में कह रहा है सरसों के तेल में आर्जिमोन मैक्सिकाना का तेल मिलाने से फलस्वरूप कौन सी बीमारी फैलती है, तो इससे ड्रॉप्सी नामक बीमारी फैलती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो बहुत सारे असंक्रामक रोग दिए गए थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।